हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि जो आँख वाली है करंट अफेयर्स, आज हम उसका पार्ट जो है चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज इसमें जो हम पढ़ाएंगे आर्थिक परिदृश्य, क्योंकि अब 14 मई को एग्जाम है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो अब तेज़ी से इसको देखिए। अब कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में और इसको पढ़ा के मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग इसको रिवाइज बार बार पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। और इसका जो पीडीएफ आपका दीक्षा पीछे चैनल पे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ दोनों, ठीक है। इसमें आज राजकोषीय घटनाक्रम है। तो विदेश व्यापार नीति जो है 2023 का 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें क्या है कि और विदेश व्यापार नीति में 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण इन 4 स्तंभों को आधारित भी माना है। इसमें कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? तो पहला जो है आपका है छूट हेतु प्रोत्साहन, दूसरा है आपका निर्यातकों राज्यों जिलों तथा भारतीय मिशन के सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, तीसरा आपका है व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में ही कमी, ई पहल, चौथा आपका उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों को या जिलों का विकास करना तथा स्कोमेट नीति को संगत बनाना। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? तो निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता से सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। नई नीति में क्या क्या है? तो नई नीति जैसे आपका टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट स्कीम के माध्यम से नए शहर तथा स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान है। 4 इसमें नए शहर कौन कौन से? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी है। विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पीएम मित्र पार्क एक क्या है? तो 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 मार्च और 7 पीएम मित्र पार्क जो है को स्थापित करने के लिए स्थलों को घोषित कर दिया गया है। और यह पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट देखिए, और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे तो जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। 5F से तात्पर्य है कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 से लेकर 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपका आता है भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत 2022 31 मार्च 2023 को विभिन्न वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा भारत के विदेश ऋण बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े के दिसंबर अंत तक जारी किया जाएगा। और दिसंबर अंत तक 2022 में भारत का विदेशी ऋण 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर अंत 2022 की तुलना में 7.3 बिलियन डॉलर तक अधिक है। इसके बाद आपका आता है
राष्ट्रीय आय की द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023। 28 फरवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थित 11 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी की गई है। इसमें जो चालू कीमतों पर जीवित क्षेत्र हिस्सा है परसेंटेज, और 2011-12 कीमत पर जीवित या जीवे में क्षेत्रवार हिस्सा परसेंट कितना है। जिसकी जो प्राथमिक द्वितीयक है, उसके बाद इसमें जो है प्राथमिक और द्वितीयक 2021 में 21.0 है और द्वितीयक में 26.5। वही आपका स्थिर 2011-12 कीमतों पर जीवे में क्षेत्रवार क्या है तो 3.9 है, और इसमें द्वितीय में 12.1। बस इतना ही देखना है इसमें। इसके बाद आपका आ जाता है केंद्रीय बजट। तो आपका केंद्रीय बजट आ जाता है 2023 से 24 का न्यू वाली। अभी 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 45.03 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्तुत बजट का अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृतकाल का पहला आम बजट घोषित किया गया है। इस बजट का लक्ष्य जो है समग्र दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्ष में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तवर्षीय अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ाना है। बजट 2023-24 महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन कौन सी है तो चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को गुप्त या मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। अब विगत 9 वर्षों प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत 100 तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित कर सकती है। और चारों कौन कौन से हैं तो पहला जो आपका है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास, तीसरा है पर्यटन, चौथा आपका है हरित विकास। बजट की प्राथमिकताएं क्या क्या है तो प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताएं को अपनाया गया है, जो एक दूसरे का संपूरक तथा अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तवर्षीय की भांति कार्य करेगी। ये 7 है और 7 प्राथमिकताएं हैं। उसमें से जो पहला आपका है समावेशी विकास, इसको आप देखिएगा, ये पूछेगा कि जो बजट में कितने प्राथमिकताएं हैं तो टोटल कितने हैं 7। 7 में से आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं देगा, वही आपका सही होगा। तो इसमें जो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा आपका है अवसंरचना और निवेश, चौथा आपका सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठवां युवा शक्ति, सातवां आपका है वित्तीय क्षेत्र। मतलब अमृत काल में 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय है। बस इतना देखना इसमें, इससे ज्यादा कुछ देखना नहीं है। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि का जीडीपी कितने % है। जैसे 2019 में देखेंगे तो 1.4% था, वही 2023 में आपका 2.1 बढ़कर 2.1% हो गया। फिर उसके बाद आपका शिक्षा में देखेंगे स्वास्थ्य में था, अब शिक्षा में देखेंगे आपका 2019 में
2.8% था, वही 2023 में 2.1%, मतलब 0.1% बढ़ोतरी हुई है। अब आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम जो है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु शुरू किया गया है। नीति आयोग का राज्य जो है सहायता मिशन 3 वर्ष के लिए जारी रहेगा। हरित हाइड्रोजन मिशन हाल ही में जो अभी 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया है। ये सरकार का लक्ष्य भी है कि वर्ष 2030 तक 5 MMT की वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। इसके बाद आपका आता है पीएम प्रमाणम। ये क्या है, तो पृथ्वी 7 के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों को के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की जाएगी। इसके बाद आपका आता है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन गैल्वानिजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेस धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मिट्टी के अवनरोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ लवण भूमि पर जहां व्यवसाय और माइक्रो पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए माइक्रो पहल मिट्टी की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद आपका था वित्तीय वर्ष 2023 और 24 जो है आपका कुल आय रुपए और कुल दर कितना परसेंट है। जैसे आपका है जो 3 लाख तक का है जिनों पर 0% टैक्स लगेगा। उसके बाद 3 लाख पर मतलब 3 लाख से 6 लाख के बीच में रहेगा आपका तो 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख के बीच में रहेगा तो 10% आपका टैक्स लगेगा। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपका इनकम रहेगा तो 15% टैक्स लगेगा। अब 12 से लेके 15 लाख तक 20% टैक्स, और उसके बाद 15 लाख से अधिक जो रहेगा उसका 30% टैक्स लगेगा। इसके बाद आपका आता है संशोधित अनुमान बजट जो है। उसके बाद इसमें जो संशोधित बजट है 2022-23 का तो 5,62,79,50 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और बजट अनुमान कितना है 2023-24 का 4,30,83.63 करोड़ रुपए है। और उसमें जो आपका 28.29% की कमी है और 52.40% प्रति सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरक पर है। और खाद्य सब्सिडी भी कितना है तो 48.96%। वहीं आपका उर्वरक सब्सिडी में 43.44% है। ब्याज सब्सिडी में 6.84% है। और पेट्रोलियम एलपीजी सब्सिडी जो 0.56% है। बजट अनुमान 2023-24 सकल कर राजस्व 3.61 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो आपका प्रत्यक्ष कर है 54.25% है। अप्रत्यक्ष कर कितना है तो 45.75%। सकल कर राजस्व है, इसमें जो जीडीपी है 11.1% है। अप्रत्यक्ष कर 6.0%। अप्रत्यक्ष कर जो है आपका 5.1% है। शीर्ष 3
कर राजस्व है, वस्तु एवं सेवा कर 9.57 लाख करोड़ रुपए है। निगम कर जो है 9.23 लाख करोड़ रुपए है। आयकर 9.01 लाख करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन की गई है। इसमें जो जैसे योजना का नाम है और संशोधित अनुमान बजट है, उसके बाद बजट का अनुमान 23-24 वाला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये कितना है 89,000 जो है 400 संशोधित अनुमानित बजट है। और वहीं आपका 60,000 जो है आपका बजट अनुमान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितना है 33,708 है। और वही बजट अनुमान जो है आपका 36,785 है। जल जीवन मिशन 55,000 है। और वहीं आपका बजट अनुमान कितना है 70,000। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 32,612 है। और जो बजट अनुमान 38,953 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 अनुमानित संशोधित बजट है। उसके बाद 19,000 जो है बजट अनुमान भी है। पीएम किसान योजना जो है 60,000 संशोधित अनुमान और 60,000 जो है आपका बजट अनुमान है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है 5,758 है। और जो बजट का अनुमान है 2023 और 24 का, वो आपका है 2,273। प्रधानमंत्री आवास योजना 77,130 है। उसके बाद 79,590 क्या है बजट अनुमान 2023 और 24। इसके बाद आपका आता है बजट के बाद आर्थिक समीक्षा आती है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 का क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। अब मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है लगभग कितना रहता है, तो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब विश्व भर की एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023 में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी वृद्धि दर कितना है, तो 6.5 से लेके 7% तक अनुमानित किया गया है। वैश्विक आर्थिक चुनौती के कारण सभी देशों में विकास के पूर्वानुमान में गिरावट आई है, जो निम्न है। जैसे वृद्धि दर पूर्वानुमान मतलब प्रतिशत में, जैसे विश्व में 2022 में जो है 3.2% था, तो वहीं 2023 में 2.7%। तो हमको कौन कौन सा देखना पड़ेगा, यूनाइटेड का देख लीजिए, यूएसए के और जापान, चीन, भारत। जैसे भारत को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी हाल ही में एग्जाम है 14 मई को। इसको देखते हुए ई दृष्टि करंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसको आप लोग तेजी से वीडियो रिवाइज करिए। भारत जो है, जो 2022 के वृद्धि दर पूर्वानुमान प्रतिशत है वो 6.8% है। वहीं आपका 2023 में 6.1% है। चीन का 3.2% है। और वहीं जो 2023 का 4.4%। जापान का 1.7% से लेके 1.6% पूर्वानुमान है। और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, इसका जो है कितना है 1.6% और 2023 में 1%। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.7% वित्त वर्ष 2009-20 के दीर्घकालिक औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 2.5% हो गया है। प्रत्यक्ष कर सकल राजस्व का आधे से अधिक है। जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी प्रतिशत कितना है, जैसे सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर 52% है और अप्रत्यक्ष कर जो है आपका
48% है। उसमें निगम कर 26%, व्यक्तिगत आयकर 26%, सीमा शुल्क पे 8% लगता है टैक्स, उसका उत्पादक शुल्क पे 12% और जीएसटी पे आपका 28% है। विगत तो कुछ वर्षों में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने हेतु काउंटर साइकिल राजकोषीय नीति संबंधित उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें जैसे भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू कैलेंडर वर्षवार, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। उसके बाद आपका आ जाता है सकल घरेलू बजट। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य जो है उत्पादन मिलियन टन में देख लीजिए इसको थोड़ा। इसे फसल एक साइड है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। चावल पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में है। गेहूं जो है उत्पादन के मामले में, फिर उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में पहले पायदान पे है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। मक्का के मामले में कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल मोटे अनाज में कर्नाटक पहले पायदान पर, फिर राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दालें जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। उसके बाद कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब है। तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। गन्ना के मामले में यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जितने जितने में गोला लगा रहे हो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा। फिर कपास के मामले में जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। मुख्य आयातों का हिस्सा जो प्रतिशत कितना है, तो खाद्य पदार्थों संबंधित उत्पादन में 2022-23 का 4.1% है। वही ईंधन के मामले में जैसे कोयला, पेट्रोल, तेल और स्नेह पियोल जो है आपका 38.3% है। उर्वरक में 2.2%, अब पूंजीगत वस्तु में 9.0% है। इसके बाद निर्यात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है 21-22 में, तो 18.1% है। संयुक्त राज्य अमीरात कितना है 6.7%। चीन 5.0% है। बांग्लादेश का 3.8%। हांगकांग, सिंगापुर 2.6% है। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022 और 23। कितना है, तो फरवरी 2023 की उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं। वो 6.90 लाख करोड़ रुपए के एक अधिक बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को घोषित हासिल करने की दिशा में एक सधा हुआ कदम है। त्वरित सर्वसमावेशी विकास के समर्पित यह बजट अनुमान जो है आपका 59,242.43 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, जो बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजना सम्मिलित की गई है। व्यय में कुल बजट कितना है 59,242.43 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान है। उसके बाद आपका आ जाता है राजकोषीय घाटा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है राजकोषीय घाटा से कितना, तो राजकोषीय जो घाटा है आपका 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, और जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 3.48% है। बजट घोषणा है 2023-24 देश की जीडीपी में
उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है, तो 8% है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार भी है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन संपन्न हुआ है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2030 तक में G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकों में से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों अवार्ड कन्वेंट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश के देश के प्रथम स्थान पर हासिल की गई है। इसके बाद आपका आता है कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश के उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना है। अटल पेंशन योजना पंजीकृत करने के उत्तर प्रदेश का ये देश में प्रथम स्थान है। किसान गन्ना उत्पादन में 1,08,075 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। रबी विपणन वर्ष में गेहूं की MSP जो है 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके बाद आपका आता है महिला एवं बाल विकास। अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिलाएं MSC है, PMC है, PAC बटालियन का गठन किया गया है। अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्त वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 रुपये आवंटित की गई है। इसके बाद आपका आता है रोजगार। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.0 से लेकर 7 लाख रुपए सहायता समूह का है। इसके बाद शिक्षा चिकित्सा शिक्षा समूह, प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जो इसकी स्थापना होगी, और एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ये योजना के तहत है। SGPGI लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की गई तथा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना की गई। राजकोषी मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज एवं KCMU लखनऊ में डायबिटीज रेटिनोपैथी स्थापित की गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। इसके बाद आपका आता है नागरिक उड्डयन। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील, जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील और 8 गंतव्य स्थानों हेतु एयर सर्विस उपलब्ध है। आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय, 16 घरेलू एयरपोर्ट, कुल 21 क्रियाशील होंगे। ऊर्जा में जैसे पारेषण तंत्र की परीक्षा जो है वर्ष 2016 से 17 में कितना मेगावाट है, तो 16,348 मेगावाट है। वहीं आपका 2023 से 24 में 30,806 मेगावाट का लक्ष्य भी घोषित की गई है। उसके बाद आपका आता है
औसत उत्पादन उपलब्धता में 2021-20 में और 3,816 मेगावाट प्रतिदिन है, और वहीं 2021-22 में 3,998 मेगावाट प्रतिदिन है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। इसके बाद ग्राम्य विकास किया तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 5,966 करोड़ रुपए, और मुख्य आवास योजना ग्रामीण जो है 1,203 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए है, और वहीं सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हथकरघा वस्त्रोद्योग क्या है, तो कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एवं विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 व्याख्यात है या प्रख्यापित है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक कई योजना क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों में वार्ड स्तर पर नई योजना जो है डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 300 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के तहत भी 300 करोड़ रुपए, और राजकीय माध्यमिक विश्वविद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके बाद आपका आता है देश में पहली बार किसी विश्वविद्यालय कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की गई। निजी विश्वविद्यालयों में एमईटी विश्वविद्यालय के ए श्रेणी तथा शारदा गलगोटिया एवं जीएल विश्वविद्यालय को ए श्रेणी, विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मुरादाबाद मंडलम में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रत्येक हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, और वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य या टारगेट है। जैसे वर्ष राजस्व बजट, राजकोषीय घाटा और सकल राज, जैसे 2022 और 23 में जो है राजस्व बजट कितना है 43,123.6% है, और वहीं आपके 81,177.8% राजकोषीय घाटा है। अब 2023-24 का बजट अनुमान कितना है तो 68,511.68% है। वहीं आपका जो राजकोषीय घाटा है 84,883.16 है। 24,39,171 जो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पादन है। इसके बाद आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संकेतक कितना, जैसे राजस्व बजट कितना 2.1% 2022-23 का, और वही 2023-24 का वो आपका 2.8% है। राजकोषीय घाटा कितना 3.96% है, और वही 2023-24 का 3.48% और 2022-23 का 3.97% है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के
त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थित कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित चालू कीमतों पर 16.76% रही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन की प्रतिशत कितना है? तो इसमें जो वृद्धि दर है आपका 2021-22 का 14.8% है। ये आपका राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना 2022 और 23 का पिक्चर है, जिसमें आपका जो जीएसटी है, जीएसटी कितने परसेंट? 40% है। और राज्य उत्पादन शुल्क जो है आपका 22.28% है। मूल्य संवर्धित कर वैट कितना है? तो 16.41% है। वहीं आपका जो है स्टाम्प तथा पंजीकृत शुल्क कितना है? तो 13.46% है। विद्युत कर कितना है? तो 2.51% है, 2.51%। और भू राजस्व कितना है आपका? तो भू राजस्व आपका 0.41%। वहीं आपका वाहन कर कितना है? तो 7% मतलब 4.93%। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और जिसका क्षेत्रफल जो है आपका 24,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। इसमें जो आपका है जैसे चावल, गेहूं, धान्य फसलें आच्छादन कितना? 59.7%, गेहूं 57.53%। इसके बाद आपका था रैप योजना। ये क्या है? रैप योजना तो 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 6,062.45 करोड़ रुपए की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना को अवधि 5 वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब उसके बाद आपका आता है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम, जैसे मौद्रिक नीति का वक्तव्य मतलब 2023 और 24। 6 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास कांत वर्तमान के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी है, अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023 और 24 2023-24 जारी किया गया है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विगत 10 महीनों मई से लेकर 2022 फरवरी 2023 तक में लगातार 6 बार रेपो दर वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था, जो इस बार की मौद्रिक नीति में अपरिवर्तित रहा है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित करे जैसे आरक्षित अनुपात, उसके बाद उधार जमा कर। अब आरक्षित अनुपात का CRR 4.50% है। उसके बाद SLR जो है आपका 18.00% है। आधार दर जो है 8.75% से लेके 10.1%। अब बचत जमा दर जो है 2.70% से लेके 3.00% है। इसके बाद आपका आता है भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड एम्बेसडर। 28 फरवरी 2023 को देश के पहले म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स निफ्टी इंडिया
म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है? तो यही पूछेगा आपका कि भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स कौन है? तो निफ्टी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। उत्कर्ष 2.0 क्या है? तो 30 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2023-25 अवधि मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया गया है। इंडिया रिकल्स रिपोर्ट 2023, इसमें दिसंबर 2022 में थीम क्या है इसका? तो इंडियन रिकल्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण भी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है। मात्र मृत्यु अनुपात गिरावट कितना है? तो भारत में जो है 97 अनुपात है और उसके बाद मात्र मृत्यु दर 6% है। असम में 195 मात्र मृत्यु अनुपात है और मात्र मृत्यु दर जो है आपका 12.1% है। वही बिहार में 118 और मात्र मृत्यु दर जो है आपका 11.2% है। बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत कितना है? तो नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत जो है लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य घोषित हुआ है। कौन सा? केरल राज्य। यह निर्णय केरल स्थित प्रमुख ज्वेलर्स मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित में बैठक लिया गया है। इसके बाद आपका आता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। ये क्या है? तो 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFMC का दौरा किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गिफ्ट IFSCC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मतलब IIBX शुभारंभ किया है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX शुभारंभ किया गया। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2020 और 21 के केंद्रीय बजट में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। IIBX भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार होगा। इसके बाद आपका आता है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलियन या बुलेटिन मई 2022। इसमें जबकि सभी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10.8% रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मई 2022 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के 5वें दौर पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये कुल आबादी में लिंगानुपात कितना है इसमें? शहरी में तो 961, वही आपका ग्रामीण में 1036 है और कुल 1017 है। उसके बाद आपका 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं जो हैं शहर में 77.2% है, उसके ग्रामीण में 62.4%, वही कुल 66.1%। बाल मृत्यु दर IMR
जो है इसका 4.42% जो है शहरी में है, उसके बाद 52.6% ग्रामीण में है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। यह इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस हब की स्थापना 100 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से अस्थायी रूप से वित्तीय नवीनीकरण को प्रोत्साहित तथा पोषण या पोषित करने हेतु की है। इस हब का संचालन एवं स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति जो है कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आपका आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मिला अभी हाल ही में। तो 3 अप्रैल 2023 को यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक, मतलब उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2023 को यूरोपीय आयोग द्वारा इस कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको जीआई टैग से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, अब आप लोग इसको वीडियो लगातार देखते रहिए, शेयर करिए दोस्तों यारों में, और आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यह अधिसूचना 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। ध्यातव्य है कि कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में भारतीय भौगोलिक संकेतक टैग जीआई प्रदान किया गया था। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उत्पादित चाय है, जो अपने अनोखे स्वाद, सुगंध और रंग के लिए जानी जाती है। भारत सरकार द्वारा उद्यतन भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त उत्पादन निम्न है। असम का गोमोसा, महाराष्ट्र अलीबाग के सफेद प्याज, तेलंगाना का सिंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का रक्त से कारपू खुबानी, उत्तर प्रदेश के नए जीआई टैग प्राप्त उत्पादन बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा मतलब बैगन, आम दम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला बखीरा, बासवेर बादा, सज्जर पत्थर, नगीना कुड़, कार्विंग, प्रतापगढ़ आंवला तथा हाथरस हिंग है। वैश्विक मिलेटस श्री अन्न सम्मेलन, इसमें क्या है आपका, तो मोटे अनाज का राजस्व उत्पादन 21 और 22 का है। जैसे उत्तर प्रदेश का कितना है तो 14% था, वहीं महाराष्ट्र का 15% है, राजस्थान का 27%, मध्य प्रदेश का 8% है। उसके बाद अन्य में 2% आ जाता है, गुजरात का 7%, हरियाणा 7%, तमिलनाडु का 4%, आंध्र प्रदेश का 2%, उत्तराखंड का 1% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की केंद्रीय बजट के दौरान मोटे अनाज को श्री अन्न या उत्कृष्टतम अनाज की संज्ञा दी गई है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 15 मार्च 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया गया है। जलीय कृषि हेतु 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम। फरवरी 2023 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा जलीय कृषि क्षेत्र हेतु 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इन 3 कार्यक्रमों के तहत भारतीय सफेद झींगा पेनियस इंडिकस का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम तथा जलीय
कृषि झींगा फसल बीमा उत्पादन का शामिल किया गया है। भारत 14.73 पर मिलियन टन मछली उत्पादन के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। प्रमुख फसल उत्पादन में द्वितीय अग्रिम अनुमान 22-23 14 फरवरी 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 के कदन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद आपका आता है बागवानी फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुमान 2021 और 22 27 अक्टूबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जो कुल बागवानी का अंतिम 2020 और 21 के क्षेत्रफल के हिसाब से मिलियन हेक्टेयर में देखा जाए तो 27.48 है। वही उत्पादन मिलियन टन में 334.60 है। इसके बाद आपका आता है एशियाई पाम ऑयल गठबंधन। सितंबर 2022 में ग्लोबल इंडिया का आयोजन आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन विश्व की अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है। सम्मेलन के दौरान एशियाई पाम ऑयल गठबंधन को लॉन्च किया गया है। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने इस गठबंधन का गठन किया गया है। इन 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। APOA की पहली आम सभा का आयोजन भारत में आगरा में हुए ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी को इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद आपका आता है रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023 और 24। इसमें जो है रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो जैसे फसल MSP 23 और 24 और 22 और 23। जैसे गेहूं 2015 था MSP 2022-23 में, अब कितना हो गया 23-24 में 2125 हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछा भी है, अब पूछेगा भी। जौ में 1635 है और वहीं 1735 आपका है 2023-24 में। चना 5230 है, अब 5335 अनुमानित इसमें 2024 में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता। अक्टूबर 2022 में उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत चीनी निर्यात के संदर्भ में भी वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टर के देश के बन गया है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 2 मई 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 से 6 मई 2022 तक आयोजित 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी की गई है।
इसके बाद आपका आता है खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022 और 23। 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022 और 23 हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। और सर्वाधिक समृद्धि जो है 480 रुपये प्रति क्विंटल की है। और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपये में हुई है, जबकि लागत कर सर्वाधिक प्रतिफल बाजरा के मूल्य में 85% है। वर्ष 2022-23 सत्र की सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में, जैसे फसल है एमएसपी, उसके बाद 2022 और 23 21-22 का धान का 1940 था और 2022 और 23 में 2040 हो गया है। धान किस्म ए में जो है 1960 हो गया है और वही एमएसपी जो है आपका 2022-23 में 2060 हो गया है। यहाँ 2040 था, यहाँ 2060, ठीक है, 20-20 का अंतर हो रहा है। उसके बाद आपका होता है मक्का में 870 और जो 2022-23 के एमएसपी है उसमें का है आपका 962 हो गया। तूर मतलब अरहर 6300 21-22 में है एमएसपी और एमएसपी 2022-23 का 6600 है। उसके बाद आपका आता है मूंगफली 5550 है और 5850। उसके बाद सोयाबीन का पीलापन जो है 3950 4300 है। कपास मध्य रेशा जो है आपका 5726 है और 6080 जो है आपका 6080 वो आपका 2022-23 का एमएसपी है। कपास लंबा रेशम में 6025 है, 6380 है 2022-23। इसके बाद आपका आता है उद्योग क्षेत्र कच्चे इस्पात का उत्पादन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी उद्यम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील उत्पादन में चीन शीर्ष पर बना हुआ है। भारत और जापान के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर बना है, जिसे देश में रैंकिंग और मिलियन जैसे है आपका। जैसे चीन जो है रैंक पहले पायदान पर है 1017.96 पर मिलियन टन है। वही आपका भारत चीन का था, भारत का जो है 2 रैंक है 125.07%, जापान का 89.24%, वही अमेरिका जो चौथे रैंक पर है 80.54% है। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है। अपनी तरह की इस पहले स्टील का निर्माण जो है पूरी स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। कल्याणी समूह जो है आपका द्वारा इस स्टील के निर्माण में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण में जारी कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति रहेगी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तथा इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ है, तो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड तथा शोध तथा इन्वेस्ट यूपी 2.0 शुभारंभ किया गया है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में 40 देशों की सहभागिता रही है।
और 2023 में 10 देशों जैसे नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएई, यूके तथा मॉरिशस द्वारा सहयोगी देश के रूप में उभरेगी या सहयोगी करेगी। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 मतलब 2023 जनवरी 2023 में विश्व की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी किया। जैसे पहले रैंक पे जो है आपका है अमेजॉन अमेरिका का है, क्षेत्र कितना रिटेल जो ब्रांड वैल्यू मिलियन डॉलर में है 2,99,280 है। वही एप्पल अमेरिका टेक जो है 2,97,512 है। वही गूगल अमेरिका जो मीडिया है वो आपका 2,81,382। रैंकिंग में भारत जो है 12 ब्रांडों के साथ 7वें स्थान पर रहा है, जिसका कुल ब्रांड मूल्य 108.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी 1.4% है। 150वीं रैंक के साथ इंफोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है तथा 212वीं रैंक के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है, इसके बाद स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 जिसे विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे कौन कौन से है। अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? कतर में। उसके बाद टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हेनेडा जापान में पड़ता है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा जो है आपका सिंगापुर में। टोक्यो नरियाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान में है। इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया में। अवार्ड्स की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डे को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है जो निम्न है। पहला दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 37वां रैंक मिला है। उसके बाद बेंगलुरु का कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 61वां रैंक मिला है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 63वां स्थान मिला है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65वां रैंक मिला इनको। तो जो उत्तर भारत का रैंक है उसमें 4 हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त 4 मिला है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण गतिशील नीति 2022 की मंजूरी दे दी है। यह नीति जो है अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एक पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स पर पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपका था लीडर्स 2022। ये क्या है? तो ये आपका लीडर जो राज्य के शासित प्रदेशों का ग्रेडिंग निकालता है। ये श्रेणी अचीवर्स और फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स। इसे स्थल रुद्र राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है। वही आपका फास्ट मूवर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान है, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड एस्पायर्स है। इसके बाद आपका आता है केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली है। फास्ट मूवर्स में पुडुचेरी और उसके बाद एस्पायर्स में अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लक्षद्वीप है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। यह नीति पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है, जहां पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लक्ष्य समेकित अवसंरचना का विकास करना है। वही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सेवाओं में दक्षता लाना शामिल है। इस नीति का लक्ष्य भी है 2030 तक विश्व मानकों तुलना में भारत में
लॉजिस्टिक की लागत में कटौती करना है। आरईसी को महारत्न का दर्जा मिला है। तो 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा आरईसी को भारत महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इस हेतु वित्त मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग द्वारा आदेश जारी की गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 जून 2022 में स्टार्टअप ब्लिक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस वर्ष की सूचना में भारत ने वर्ष 2021 की अपने रैंकिंग 20वीं में एक पायदान का सुधार करते हुए 19वीं रैंकिंग हासिल की गई है। शीर्ष 5 देश है इसमें। यूएसए पहले पायदान पर है, उसके बाद यूके, इजराइल, कनाडा, उसके बाद स्वीडन। और वैश्विक रैंकिंग में यूएसए है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, उसके बाद लंदन, फिर उसके बाद लॉस एंजल्स एरिया है, उसके बाद बोस्टन यूएसए का है ये भी। उसके बाद सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 37 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शहर में जैसे बेंगलुरु 8वें स्थान पर है, नई दिल्ली 13वें स्थान पर, मुंबई 17वें स्थान पर, शीर्ष 20 देशों में शामिल किया गया है। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनी उद्यन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 जारी की गई है। इसमें क्या है कि आपका वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना है, तो 3.4% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं 24 के लिए क्रमशः 2.8% से लेकर 3% अनुमानित की गई है। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2023 अप्रैल 2023 में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 जारी किया गया है। यह रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2021 और 22 के लिए विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर क्रमशः कितना है, तो 7.2% है। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1.2% अनुमानित की गई है, वही वर्ष 2022 और 23 के लिए क्रमशः 6.8% एवं 6.4% अनुमानित है। 2024 के लिए यह वृद्धि दर 6.7% अनुमानित की गई है। इसके बाद आपका आता है भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां। मार्च 2023 में डफ एंड फेल्स बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट थीम से प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह ने जो है 181.7 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है। फिर इसके बाद ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए। फिर 21-22 में से लेकर 2024 के मध्य विश्व उत्पादन और सकल घरेलू उत्पादन में GDP कितना रहा है, तो ये भी नहीं पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सारी स्क्रीन मान लीजिएगा इसको थोड़ा। इसके बाद आपका आता है वैश्विक प्रेशर पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022। 30 नवंबर 2022 को विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ 37 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर विशेष रूप केंद्रित है और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक स्तर पर 794 बिलियन डॉलर धन संप्रेषण होने का पूर्वानुमान है, जो वर्ष 2021 के लिए 781 बिलियन डॉलर की तुलना में 107% अधिक है। दक्षिण एशिया में शीर्षक प्रेषणकर्ता 2022, जैसे इसमें रैंक जो है
भारत का पहले रैंक में है और कितने बिलियन डॉलर, तो 100। और जीडीपी का परसेंट कितना है इसका, तो 2.9%। वहीं पाकिस्तान जो है बिलियन डॉलर में 29 है, और पर जीडीपी का परसेंटेज कितना, 7.7%। बांग्लादेश का 21 और उसका परसेंट के बारे में 4.6%। नेपाल का 8.5 से लेके 21.8 जीडीपी है इसका। वही मालदीव का जो है आपका 0.0 है बिलियन डॉलर और 0.1% जो है जीडीपी का परसेंटेज है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2023। जनवरी 2023 में विश्व बैंक समूह अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक एवं संभावनाएं 2023 प्रकाशित की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत 6.9% की अनुमानित है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील 3%, चीन 2.7% है, दक्षिण अफ्रीका 1.9%, रूस जो 3.5% स्थगन किया गया है। इसमें वास्तविक जीडीपी विगत वर्षों से प्रतिशत परिवर्तन कितना है विश्व भर में, तो यूएसए का जो है आपका 2023-24 में 2023 में 0.5% है, वही 2024 में 1.6% है। वही हमको भारत को देखना है, तो भारत का जो है आपका 2023 में 6.6 है, उसके बाद 2024 में 6.1% है, घटा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जून 2022 के एकाउंटेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अब विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय है अंतर्राष्ट्रीय का कर सुधार एवं सतत निवेश। वर्ष 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जहां 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, वही वर्ष 2021 में 64% की वृद्धि के साथ 1.58 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इसके बाद आपका आता है एफडीआई प्रतवाह शीर्ष में 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन से हैं, तो पहले रैंक पे देखिए यूएसए है, उसके बाद चीन है, उसके बाद हांगकांग चाइना है। वही 2021 में भारत एफडीआई बहिर्वाह 43% की वृद्धि दर के साथ 16 बिलियन डॉलर की दर्ज की गई है। इसके बाद आपका आता है वैश्विक सूचकांक। विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 का फोर्स जो है 4 अप्रैल 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची में जारी की गई है। इस सूची की 37वीं वार्षिक रैंकिंग है। 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जबकि 2022 की सूची में 2668 अरबपति शामिल थे। फोर्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष 3 भारतीय अरबपति कौन कौन है, तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी 9वीं रैंक पाए थे, उसके बाद गौतम अडानी 24वीं रैंक थी, तथा शिव नडार जो है 55वीं रैंक पाई थी। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति श्रावती जिंदल एक परिवार से 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अरबपतियों में ये 6वें स्थान पर तथा समग्र रैंकिंग में 94वें स्थान पर है। इसके बाद आपका आता है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें या 9वां स्थान जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है LVMH कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। एलन मस्क जो है टेस्ला USA के हैं। ब्रस्टेंड फ्यूच एंड फैमिली जो है हर्मेस ये फ्रांस के हैं। हुरून ग्लोबल 500 सूची में 2022 के लिस्ट में इसमें हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी एशिया 2022 5 दिसंबर 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्स द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर विश्व नडार एवं परिवार, जबकि अजीम प्रेमजी एवं परिवार, मुकेश अंबानी एवं परिवार ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आपका आता है वैश्विक बहुआयामी
गरीबी सूचकांक 2022। ये 17 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल एक संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित की गई है। इसमें जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो वह है जैसे बिहार 51.91%, वहीं झारखंड जो आपका है 42.16%। उत्तर प्रदेश हमको देखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का पेपर है तो वहां पूछने की चांस जाता है, तो आपका 37.79% है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.71% वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है और उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर जो है 0.18%। ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है या गरीबी है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक न्यूनतम बहुआयामी गरीबी के 5 जिले कौन कौन से हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे श्रावस्ती 74.38% है, वहीं लखनऊ जो आपका है न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जिले में आता है, उसके बाद बहराइच है, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्य 1 2030 तक विश्व के गरीबी संपूर्ण तथा सभी रूपों के उन्मूलन से संबंधित एसडीजी 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन है। जैसे देखिए आप, पोषण 1/6 एसडीजी 2 है, बाल मृत्यु दर एसडीजी 3, स्वास्थ्य भारंश, शिक्षा और जीवन स्तर गरीब के 3 आयाम तथा उनके संकेतक, जैसे स्कूल शिक्षा वर्ष एसडीजी 4 में, स्कूल में उपस्थिति एसडीजी 4, ईंधन एसडीजी 7, स्वच्छता एसडीजी 6, यूपी पीसीएस में अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था स्वच्छता से, शुद्ध पेयजल एसडीजी 6 में, अब विद्युत जो है एसडीजी 7 में है, घर जो है आपका एसडीजी 1 और संपत्ति जो है एसडीजी 1 में है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2020, तो इसमें क्या है कि आपका 11 अक्टूबर 2022 को मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किए गए हैं और वर्ष 2022 के इस सूचकांक में विश्व भर की 44 वैश्विक पेंशन प्रणालियों राष्ट्रों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष 2021 में सूचकांक में भारत ने 43.3 समग्र स्कोर के साथ 43 देशों में 40वें स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आपका आता है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें क्या है कि मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है आपका एसडीआई मूल्य में जो 2021 का है 0.962%। उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2022 में 3 अगस्त 2022 को 500 सूची 2022 का 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं सूची में भारतीय कंपनियों का स्थान जो है भारतीय जीवन बीमा निगम 98वां, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 104, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 142 है, भारतीय स्टेट बैंक जो है 236वां, भारत पेट्रोलियम 295, टाटा मोटर्स जो है 370। इसके बाद आपका आता है कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धनी महिलाएं 2021 का। 27 जुलाई 2022 को कोटक प्राइवेट बैंकिंग तथा हुरून इंडिया द्वारा कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धनी महिलाएं नामक सूची का तीसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। इस सूची के में 31
दिसंबर 2021 तक सकल या सफल महिलाओं की संपत्ति के आंकड़ों को प्रस्तुत किए गए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नडार मल्होत्रा इस सत्र में या इस सूची में शामिल सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी कुल संपत्ति कितना है, 84,330 करोड़ रुपए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम वैज्ञानिक परिदृश्य पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अध्ययन, घटनाक्रम, प्रस्तुति। तो अगले वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे और ये वीडियो लगभग 3 ठीक कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा वीडियो पढ़ाए हैं और अगले वीडियो में हम एक लेक्चर लाएंगे। अब आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, रिवाइज करिए और PDF पर जो जो हाईलाइट किए उसको बार बार रिवाइज करिए। जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक्स।